पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे वंशागति का आणविक आधार। चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए की संरचना तथा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो यहाँ देखेंगे कि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये सारे पॉइंट याद करते हुए चलेंगे आप लोग। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है, लॉन्ग पॉलीमर होता है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि डीएनए की लंबाई, यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करेंगे, डीएनए की लंबाई उसमें डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि यह जीवों की एक विशेषता होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये पॉइंट याद करते रहेंगे आप लोग। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। दूसरा पॉइंट है डीएनए की लंबाई उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला पर निर्भर करता है, जो यह जीवों के एक विशेषता होता है। स्टार्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखेंगे पॉली मतलब बहुत सारे। तो पॉली से हमें मतलब नहीं है, हमको जानना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। पॉली मतलब बहुत सारे। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग चलिए एक संरचना बनाते हैं। पहले आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये आपका डीएनए है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इस संरचना में देखेंगे ये एक श्रृंखला है डीएनए के। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। तो एक श्रृंखला ये हो गया और ये एक श्रृंखला ये हो गया। तो दो श्रृंखला यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड दो पॉली श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड इसमें किस प्रकार से ऐड होता है डीएनए में, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ लगा होता है फॉस्फेट प्लस शुगर के साथ और अंदर नाइट्रोजनी क्षार। फिर दूसरा ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगा होता है फॉस्फेट प्लस शुगर और यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार। ये एक श्रृंखला हो गया। दूसरे श्रृंखला की बात करते हैं
तो यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही लगा होता है, यहाँ पे फास्फेट प्लस शुगर और अंदर नाइट्रोजनी क्षार। यहाँ पे फिर दूसरा देखेंगे तो इस तरीके से मिल करके जो न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है डीएनए का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के डीएनए बना होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये 3 चीजें मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। वे 3 चीजें कौन कौन सी है? तो पहला हम लोग देखेंगे नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा है आपका पेंटोज शर्करा, तीसरा है आपका फास्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। तो चलिए हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है। तो पहले के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग नाइट्रोजनी क्षार सबसे पहला देखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजनी नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। नाइट्रोजन क्षार जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन, दूसरा होता है आपका पिरिमिडिन। प्यूरिन ये भी 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन 2 प्रकार का होता है। इसमें देखेंगे प्यूरिन में एडेनिन इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा ग्वानिन इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। पिरिमिडिन जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के इसमें क्षार पाए जाते हैं। पहला होता है आपका साइटोसिन, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से दूसरा होता है थायमिन, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा होता है यूरेसिल, इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजनी क्षार जो होता है यहाँ पे हमने लिखा है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन तथा पिरामिडिन। प्यूरिन में 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। पिरिमिडिन जो होता है इसमें 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। साइटोसिन सी से प्रदर्शित करते हैं, थायमिन टी से प्रदर्शित करते हैं और यूरेसिल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डीएनए तथा आरएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखाया है 5 प्रकार के। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए में जो है वो आपका पाया जाता है एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थायमिन पाया जाता है। यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यहाँ पे डीएनए में यूरोसिल नहीं पाया जाता है, आरएनए में एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और यूरेसिल पाया जाता है। यानी कि थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग प्यूरिन की संरचना के बारे में देख लेते हैं। प्यूरिन की संरचना क्या होती है। प्यूरिन में दो प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन तथा ग्वानिन। तो प्यूरिन की संरचना की बात करें तो ये एक द्विचक्रीय होता है, द्विचक्रीय होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डाइसाइक्लिक द्विचक्रीय होता है प्यूरिन। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है एडेनिन। एडेनिन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे द्विचक्रीय, यहाँ पे चक्र देख रहे हैं, द्विचक्रीय संरचना है, नाइट्रोजन है, NH2 है, नाइट्रोजन है, N है। एडेनिन, इसको एडेनिन है, एडेनिन की संरचना है। उसके बाद से आगे इसी प्रकार से फिर देखेंगे तो ये भी क्या हो रहा है, द्विचक्रीय हो रहा है। द्विचक्रीय संरचना के रूप में है ग्वानिन होता है। क्या होता है, ग्वानिन होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यूरेसिल के बारे में। पिरामिडीन की संरचना के बारे में अगर जो देखेंगे तो पिरामिडीन की संरचना में हम लोग यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं एक बार। प्यूरिन की संरचना हम लोगों ने समझ लिया कि डाइसाइक्लिक होता है, द्विचक्रीय होता है। पिरामिडीन की जो संरचना होती है ये एक चक्रीय होती है। वैसे प्यूरिन की संरचना पूछी नहीं जाती है, थोड़ा सा इसको हम समझने के लिए आप लोगों को लिख दिए हैं कि इससे आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि प्यूरिन की जो संरचना होती है डाइसाइक्लिक होती है, द्विचक्रिक होती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संरचना है एडेनिन की जो संरचना है वे द्विचक्र में है, ग्वानिन की जो संरचना है ये भी द्विचक्र में है। आगे हम लोग देखेंगे कि पिरामिडीन जो होता है, पिरामिडीन की संरचना जो होता है ये एक चक्रीय होता है, ये द्विचक्रीय नहीं होता है। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि एक चक्रीय होता है, साइटोसिन जो होता है एक चक्रीय होता है। तो यहाँ पे हम संरचना बना रहे हैं, इसको देखिए। पिरामिडीन की संरचना में हम लोग देखेंगे कि साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। साइटोसिन जो होता है ये एक चक्रीय होता है, यहाँ पे साइटोसिन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूरेसिल है। यूरेसिल जो पाया जाता है इन आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पे भी एक चक्रीय संरचना है। उसके बाद से यहाँ हम लोग देखेंगे कि थायमिन, थायमिन जो होता है इन डीएनए में पाया जाता है। ये संरचना उतना याद करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब जो हमको बताने का तात्पर्य था, प्यूरिन की संरचना क्या होती है, पिरामिडीन की संरचना क्या होती है। तो एडेनिन की संरचना आप पहले देख चुके हैं, ग्वानिन की संरचना पहले देख चुके हैं। उसके बाद से पिरामिडीन की संरचना, पिरामिडीन की संरचना में साइटोसिन जो होता है एक चक्रीय होता है। उसके बाद से थायमिन जो होता है ये भी एक चक्रीय होता है। उसके बाद से यूरेसिल होता है, यहाँ इधर उधर बन गया है। पहले आएगा साइटोसिन, उसके बाद से थायमिन, उसके बाद से यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है इन आरएनए में पाया जाता है और थायमिन जो होता है डीएनए में पाया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, मिटाते हैं। यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजनी क्षार के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अगला है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पेंटोज शर्करा जो होता है दो प्रकार का होता है। पेंटोज शर्करा जो होता है दो प्रकार का होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं, दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरे चीज से चर्चा कर रहे हैं हम लोग, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा जो होता है दो प्रकार का होता है। पेंटोज शर्करा दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका रोमन अंक में, यहाँ पे देखेंगे हम लिख रहे हैं डिऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। और दूसरा होता है राइबोज शर्करा। पहला होता है डिऑक्सी राइबोज शर्करा और दूसरा होता है राइबोज शर्करा। ये आरएनए में, इन आरएनए
ये आरएनए में पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। इन डीएनए, ये डीएनए में पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होता है इन डीएनए, यह डीएनए में पाया जाता है। राइबोस शर्करा जो होता है इन आरएनए, यह आरएनए में पाया जाता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं पेंटोस शर्करा के बारे में, इसे पंच कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। पंच कार्बन के नाम से पेंटोस शर्करा को जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी संरचना देखेंगे, पेंटोस शर्करा की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं राइबोस शुगर की, यानी कि राइबोस शर्करा जो होता है, यहाँ पे देखेंगे कि ये कार्बन यहाँ पे छिपा होता है। पंच कार्बन यानी कि 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। कार्बन यहाँ पे छिपा होता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। यानी कि ये प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे 5 प्रकार के कार्बन मिलकर के क्या कर रहा है, राइबोस शर्करा का निर्माण कर रहा है। इसलिए इसे पंच कार्बन के नाम से भी जाना जाता है पेंटोज शर्करा को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये राइबोज शुगर का संरचना है। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर की संरचना जो होती है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन लगा हुआ है, टर्सरी कार्बन लगा हुआ है, फोर्थ कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे OH CH2 के पास फिफ्थ कार्बन लगा हुआ है। तो इस तरीके से 5 कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि राइबोस शुगर जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। अब इसमें पूछा जाता है कि राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शर्करा, 2 चीजें पूछी जाती है। राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि राइबोस शुगर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यह सेकेंडरी कार्बन पे और टर्सरी कार्बन पे लगा होता है। लेकिन यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस शुगर में जो है सेकेंडरी कार्बन पे देख रहे हैं केवल हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे टर्सरी कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और फर्स्ट कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। अंतर इसमें केवल एक ही होता है कि सेकेंडरी कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा नहीं होता है।